हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के हमारे माइग्रेशंस होते हैं एंड एक्सेट्रा डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्बनाइजेशन क्या है? जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटीज से मॉडर्न अर्बन कम्युनिटीज की तरफ। अब यहाँ पर ग्रोथ होती है टाउन्स एंड सिटीज की, है ना, और ये किसके एक्सपेंस पर होती है? रूरल एरियाज के। तो जब लोग मूव करेंगे अर्बन सेंटर से आपका यहाँ पर बेसिकली अर्बन सेंटर्स की तरफ कि उनको जॉब्स चाहिए। अब देखो क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें किसी भी रूरल एरिया की तो वहां पर लोग एग्रीकल्चर में बिजी होते हैं, लेकिन हमने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर पढ़ा था कि वहां पर आपको डिस्ट्रेस्ड या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है, राइट। अब उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन सेक्टर की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ जॉब्स मिल पाए। एंड यहाँ पर उनकी क्या एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम एटलीस्ट अपने लिए एंड इफ नॉट अस बैक इन द विलेज देयर आर पीपल, उनको हम एक बेटर लाइफ दे पाए। तो हमारे पास दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। एक है कि कितने लोग आपके अर्बन सेटलमेंट्स में रहते हैं, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ। दूसरा यहाँ पर परसेंटेज जो पॉपुलेशन है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वो कितनी इंगेज्ड है अब, राइट। तो उसमें कितना इंक्रीमेंट आया है जो लोग यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर अर्बनाइजेशन को एक ऐसा प्रोसेस बोलेंगे जो कि टेम्पोरल, स्पैटियल और सेक्टोरल चेंजेस हमारे डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में दिखाता है। अब आते हैं डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन की तरफ कि डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होता है। अब इसको हमें पता है कैसे समझना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो अर्बन कंसेंट्रेशन यहाँ पर हम मेजर कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना प्रपोर्शन जो लोग हैं वो सिटीज, सेमी अर्बन एरियाज जैसे कि आपके टाउन्स हो गए या रूरल एरियाज में रहते हैं। तो यहाँ पर हम अर्बन सिटीज, सेमी अर्बन टाउन्स और रूरल एरियाज इन सबको अपना डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है। तो यहाँ पर आपके पास में इसका डेफिनेशन एक बार थियरी में देखते हैं, फिर आगे समझेंगे इस तीनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में डिग्री या लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है कि रिलेटिव नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो इसको हम अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरियाज में लेकर चलते हैं। सिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एज लोकेशंस जहाँ पर एटलीस्ट 50,000 इनहेबिटेंट्स हैं जो कि कॉन्टिजियस ग्रिड सेल्स में रहते हैं, और यहाँ पर आपके पास में 1500 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। फिर आपका आता है सेमी डेंस या फिर टाउन एरियाज, जिसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो प्लेसेस जिसमें पॉपुलेशन 5000 लोग या उससे ज्यादा है और 300 या उससे ज्यादा इनहेबिटेंट्स आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर स्पेस में रहते हैं। तो यहाँ पर याद हो जाएगा आपको अर्बन सिटीज वाला कैसे याद करना है, जहाँ पर पॉपुलेशन 50,000 लोगों से ज्यादा है कॉन्टिजियस ग्रिड सेल्स में, और 1500% जो है वो आपके यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ज्यादा 1500 से ज्यादा या 1500 लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे आप मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया। फिर आते हैं सेमी अर्बन। अब सेमी अर्बन में क्या होगा? वो लोग जहाँ पर कि आपके पास में वो जगह जहाँ पर 5000 लोग या फिर उससे ज्यादा लोग रहते हैं और 300 लोग या उससे ज्यादा का पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर एरिया है, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी अगर होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, है ना, जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया या फिर आपका रेवाड़ी हो गया, देवगढ़ हो गया आपका झारखंड में, तो इस तरह के कुछ एरियाज होते हैं। फिर आते हैं रूरल एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो लो डेंसिटी ग्रिड सेल्स में रहती है। तो यहाँ पर डेंसिटी सेटलमेंट्स बहुत ही कम है अब आपकी, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड से भी कम रहती हैं और विलेजेस या तो फिर आपको बिहार या हिमाचल प्रदेश या रिमोट एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब कुछ डेफिनेशन है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो उन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है अर्बन एग्लोमरेशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस अर्बन स्प्रेड फैला हुआ है जिसमें एक मेन सिटी होती है और कुछ एडजॉइनिंग आउटग्रोथ्स होती हैं। तो आउटग्रोथ्स में आपके पास रेलवे कॉलोनीज, यूनिवर्सिटी कैंपस, मिलिट्री कैंप्स, पोर्ट एरियाज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस अर्बन स्प्रेड होगा जिसमें कि एक मेन सिटी और कुछ एडजॉइनिंग आउटग्रोथ्स रहती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है दिल्ली के अर्बन एग्लोमेरेट्स होते हैं जिसमें दिल्ली हो गया, फिर गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब आ गए। या मुंबई का लेकर चले तो मुंबई, फिर थाने होता है, नवी मुंबई है, कल्याण डोंबिवली है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके कुछ एरियाज रहेंगे। तो ये जो टर्म है ये आपकी 1971 में आई थी, जहाँ पर बहुत ही बड़ी लार्ज रेलवे कॉलोनीज,
यूनिवर्सिटी कैंपस, स्पोर्ट एरियाज, मिलिट्री कैंप, ये सब आपके स्टैट्यूटरी लिमिट्स ऑफ द सिटी से बाहर आते हैं, या फिर टाउन्स जो कि इसको एडजॉइन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरियाज हैं ये आपके ट्रीट नहीं किए जाएंगे एज टाउन्स, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस स्प्रेड बना देते हैं एडजॉइनिंग टाउन्स के साथ में। और यहाँ पर ये रियलिस्टिक होगा कि हम इनको अर्बन माने, तो ऐसे सेटलमेंट्स को हम आउटग्रोथ्स कहते हैं। ठीक है, आउटग्रोथ क्या है? ये तो खुद एक मेन सिटी हो गई, और इसके अलावा यहाँ पर इसके आसपास में और भी कुछ सिटीज थी जो आपकी ग्रो कर गई, तो कुछ विलेजेस भी आ जाएंगे, है ना, पूरा का पूरा एक विलेज भी आ सकता है, एक विलेज का कुछ हिस्सा भी आ सकता है। तो ये जो टाउन्स हैं जिनमें आउटग्रोथ हो रही है उन्हें हम अर्बन एग्लोमेरेशन कहते हैं। फिर आता है ओवर अर्बनाइजेशन। यहाँ पर जब हमारी सिटी बहुत ही रैपिडली बढ़ रही है और इसकी यहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हाउसिंग प्रोवाइड करे या इंफ्रास्ट्रक्चर या जॉब प्रोवाइड कर सके, तो हम बोलेंगे ये ओवर अर्बनाइज्ड हो गई। तो ओवर क्राउडिंग, स्लम्स, ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा, पोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंसीज देखने के लिए मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई में अब स्लम्स हैं, धारावी है ना, तो एक्सट्रीम पॉपुलेशन प्रेशर आ गया। कोलकाता में इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन और लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से भी हम देखते हैं कि ओवर अर्बनाइजेशन हो गया है। तो इंक्रीज्ड एग्जाम्प्लिफिकेशन हो गया है कैरेक्टर्स का ऑफ अर्बनाइजेशन इन अ सिटी या फिर इसके सराउंडिंग रूरल एरियाज में। अब एक्सेसिव डेवलपमेंट यहाँ पर अर्बन ट्रेड्स की हो रही हैं। अब क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ द रेंज ऑफ अर्बन एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशंस, तो इनफ्लक्स बहुत ज्यादा है सेकेंडरी फंक्शंस का, जैसे इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग एंड वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट हो रहा है, इंट्रिकेट ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क का सोफिस्टिकेशन यहाँ पर बढ़ गया, मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इनफ्लक्स ऑफ अर्बन कैरेक्टर्स इनटू द सराउंडिंग रूरल एरियाज, एंड ओवर अर्बनाइजेशन जो है वो रिप्लेस कर रहा है आपका रूरलिस्टिक एंड ट्रेडिशनलिस्टिक ट्रेड्स कम्युनिटी के। तो मुंबई और कोलकाता जो है वो ऐसे दो एग्जांपल्स हैं इन सिटीज के। सब अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो मेन सिटी है वो तो कंजेस्टेड हो गई, है ना, अब लोग क्या कर रहे हैं, वो नियर बाय रूरल एरियाज में धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू करेंगे और वहां पर जो जंगल थे उन्हें खत्म कर देंगे। खैर नहीं, ऐसा नहीं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्बनाइज कर देते हैं और सबर्ब्स बना देते हैं। जैसे नोएडा का होता है ग्रेटर नोएडा, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज है वो बढ़ जाता है और यहाँ पर मॉल्स, हाउसिंग, रोड्स ये सब हो जाएंगी। तो हम क्या देखेंगे कि क्लोजली रिलेटेड है ये ओवर अर्बनाइजेशन की तरह ही। जब सिटीज क्या कर रही है, ओवर क्राउड हो गई, तो पॉपुलेशन यहाँ पर सब अर्बनाइजेशन में चली जाती है, और दिल्ली एक टिपिकल एग्जांपल है। इवन अगर ना आप देखेंगे जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं रहने के लिए, माइट भी आप लोगों के खुद के फ्रेंड्स भी होंगे, तो वो लोग भी ना सबर्ब्स में ही रह रहे होते हैं। इवन अमेरिका में भी ऐसी करते हैं हम इंडियंस। तो सबअर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि अर्बनाइजेशन यहाँ पर हमने कर दी रूरल एरियाज की जो कि सिटीज के अराउंड थे। अब यहाँ पर इंक्रीज हो गया अर्बन का, अर्बन यूजेस ऑफ लैंड का, जैसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूजेस, जैसे मॉल्स, हाउसेस, रोड, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास में जो सराउंडिंग एरियाज हैं टाउन्स के, उनको हमने म्युनिसिपल लिमिट्स में इंक्लूड कर लिया, तो पेरिफेरल एरियाज हमारे आ गए। फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी सिटी और सबर्ब्स के बीच में, ठीक है। तो दिल्ली जो है वो आपका गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में गया, और नोएडा भी एक्सपेंड होकर गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में बन गया, ठीक है। इसके अलावा मुंबई में आप देखेंगे कि नवी मुंबई होती है, जहाँ पर शायद आपको पता हो टेक्स्ट बुक कर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपकी नवी मुंबई में ही है। तो इंटेंसिव कम्युनिकेशन ऑफ, अब तो क्या नोएडा हो गए हैं वो लोग भी, तो इंटेंसिव कम्युनिकेशन हो गई है सभी टाइप्स के टाउन्स और यहाँ पर सराउंडिंग एरियाज की। तो ये जो सब अर्बन एरियाज होते हैं ये पहले एक बार रूरल थे, लेकिन अब ये इंटीग्रेटेड पार्ट बन गए हैं सिटी इकोसिस्टम का। नेक्स्ट आते हैं काउंटर अर्बनाइजेशन। अब ये रिवर्स मूवमेंट है, जब लोग यहाँ पर सिटीज से परेशान होकर रूरल या स्मॉलर टाउन्स में जाना चाहते हैं क्योंकि कंजेशन बहुत हो गया, पोल्यूशन इतना ज्यादा है या फिर लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो एक डेमोग्राफिक और सोशल प्रोसेस जहाँ पर लोग जो हैं वो अर्बन एरिया से रूरल की तरफ जा रहे हैं, तो रिवर्स हो गया यहाँ पर प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में एक रिएक्शन ये क्यों है, इनर सिटी डेप्रिवेशन और ओवर क्राउडिंग, काउंटर अर्बनाइजेशन जो है वो यहाँ पर तब अक्कर करेगा जब लार्ज सिटीज जो हैं वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती हैं जहां पर वो फर्दर ग्रो तो नहीं कर सकती हैं और उनका साइज भी डिक्रीज होने लग जाता है, और पॉपुलेशन जो है वो उनकी मूव करेगी सबअर्बन एरियाज या फिर स्मॉलर सिटीज में, और लीप फ्रॉगिंग हो जाएगी रूरल अर्बन फ्रिंज की। तो इंस्टांसेस वो भी देखने के लिए मिलेंगे जहां पर जो फिनोमिना है आपका काउंटर अर्बनाइजेशन का वो इंडिया में अक्कर हो रहा है। देन आते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कि भाई इंडिया में कैसा हो रहा है अभी चीजें। अच्छा, इसमें जो आपका काउंटर अर्बनाइजेशन है इसमें कुछ एग्जांपल भी अगर हम यूज करना चाहें
तो हम देखेंगे जो हिल टाउन्स हैं, ठीक है, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग अभी पहाड़ों की तरफ मूव करने लग गए, ठीक है, तो अर्बन से वो रूरल रिबाउंड की तरफ जाएंगे। अब आते हैं अर्बनाइजेशन इंडिया में। तो हमने देखा कि जो इंडिया में अर्बनाइजेशन है वो केवल और केवल डेमोग्राफी नहीं है, वो यहाँ पर आपका कल्चरल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल प्रोसेस भी है। सोशो कल्चरल कैसे है? सोशो कल्चरल की सिटीज जो हैं वो मेल्टिंग पॉइंट्स बन गई हैं डाइवर्स लैंग्वेज, कल्चर और लाइफ स्टाइल का। तो यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन रहने लग गई है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रोसेस की, तो इंजन्स बन गए हैं आपके अर्बन सिटीज जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो यहाँ पर आपको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, जैसे बैंगलोर है। अब बेंगलुरु क्या है आपका, एक यहाँ पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है। सूरत टेक्सटाइल्स के लिए फेमस हो गया, पुणे ऑटो के लिए फेमस हो गया। ज्योग्राफिकल प्रोसेस देखा जाएगा तो माइग्रेशन जो है वो रूरल एरिया से अर्बन की तरफ हो रही है ताकि यहाँ पर जॉब्स मिले। तो लोग चेन्नई, हैदराबाद इस तरह के अलग अलग अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते हैं। तो सोशो कल्चरल फिनोमिना में मेल्टिंग पॉइंट है, व्हाट है ये यहाँ पर, पीपल विद डाइवर्स एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स। इकोनॉमिक प्रोसेस में अब देखो सिटीज में यहाँ पर लोगों को नहीं पता ना किसकी क्या कास्ट है या क्या नहीं है, तो कास्टिज्म कंपैरेटिवली अगर हम बात करें बहुत हद तक कम हो जाता है। रिलीजियस चीजें उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेंगी आपको सिटीज में जितनी आपको रूरल एरियाज में मिल जाएंगी। इकोनॉमिक में हम देखेंगे कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बहुत अच्छे से होती हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो विद इन इटसेल्फ आपकी सिटीज में देखने के लिए मिलेंगी। और माइग्रेशन या चेंज हो रहा है लोकेशन अपनी रेजिडेंस ऑफ पीपल का, और मूवमेंट हो रही है लोगों की एक प्लेस से अनदर। अब आते हैं इंडिया के अर्बन एरियाज को अगर हम यहाँ पर क्लासिफाई करें तो दो तरीके से और कर सकते हैं। अब वो दोनों क्लासिफिकेशंस हमारे क्या हैं, एक रहेगा स्टैट्यूटरी टाउन्स और एक रहेगा सेंसस टाउन्स, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर म्युनिसिपल स्टेटस, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी या फिर नगर पंचायत एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है किसी भी सेटलमेंट को, और यहाँ पर इनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी या फिर म्युनिसिपल टाउन्स, ठीक है। तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर पंचायत, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे हम देखते हैं ना बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, बीएमसी, है ना। इसके अलावा आपको जयपुर का मिल जाता है, जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर सेंसस ऑफ इंडिया क्या करता है, ये सेंसस टाउन्स लेकर आता है जो कि ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर टाउन्स की तरह बिहेव करते हैं। तो वो सभी सेटलमेंट्स हमारी अर्बन की तरह कहलाएंगी जिनमें एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है आपका म्युनिसिपल कमेटी, कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड, स्टेट ऑफिस। या फिर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 5,000 से ज्यादा है, या फिर यहाँ पर 75% मेल वर्क फोर्स जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ध्यान रखना मेल वर्क फोर्स। फिर यहाँ पर डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगी। एंड यहाँ पर ऐसे एरियाज को हम क्या बोलते हैं, सेंसस टाउन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारी तीन कंडीशंस फुलफिल की जा रही हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको सेंसस टाउन्स बोलेंगे। है क्या समझ में? अदरवाइज कौन से टाउन्स आपके स्टैट्यूटरी टाउन्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंसस 2011 में। तो यहाँ पर सेंसस 2011 15 सेंसस था आपका 1872 के बाद से। मोटो जो है सेंसस का वो आपका क्या था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। यहाँ पर हमने 640 डिस्ट्रिक्ट, 5767 तहसील, 7933 टाउन्स और मोर देन 6 लाख विलेजेस को कवर करा, ठीक है। अब यहाँ पर सी चंद्रमौली जो थे वो आपके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के फॉर 2011 इंडियन सेंसस, ओके। अब यहाँ पर इस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो 377 मिलियन है। अर्बनाइजेशन लेवल की बात करें तो ये 31.1% यहाँ पर पहुंच चुकी है, मतलब परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। जो रेट ऑफ ग्रोथ है अर्बन पॉपुलेशन की वो आपकी 2.76% पर एनम रही 2001 से 2011। मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट में यहाँ पर गोवा रहे, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड मिजोरम, ठीक है। इसके बाद भी दिल्ली जो है वो मोस्ट अर्बनाइज्ड रही अमंग द यूटीज। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट आपका हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, देन आसाम एंड उड़ीसा रहे। इसके अलावा यहाँ पर जो अर्बन एग्लोमरेशन हमने पढ़े थे वो 5161 मिले देखने के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं अर्बनाइजेशन के। तो सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन क्या है कि भाई रूरल एरिया से लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स हुए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आई, लेकिन काफी सारे चैलेंजेस देखने के लिए मिले, जैसे ओवर क्राउडिंग एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स,
तो पॉपुलेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी से काफी हाई चली गई, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, तो स्लम्स वगैरह देखने के लिए मिले, तो ओवर क्राउडिंग, इनएडिक्वेट हाउसिंग, एमरजेंस हुआ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स का। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब मुंबई में धारावी स्लम एरिया बना था। तो ये जो कंडीशंस हैं ये यहाँ पर पुअर सैनिटेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स और सोशल अनरेस्ट लेकर आई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आपको देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर इन्फ्लक्स हुआ माइग्रेंट्स का, और वो ज्यादा था जितनी जॉब्स अवेलेबल थी, मतलब लोग ज्यादा आ गए, उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं थी। तो इसकी वजह से जो सिटीज हैं वो जॉब ऑफर्स यहाँ पर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही थी। इन्फ्लक्स जो है लोगों का, उसकी वजह से आउटपेस हो गया जॉब क्रिएशन का। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आया, अंडर एम्प्लॉयमेंट आया, पर्टिकुलरली हमारा अनस्किल्ड माइग्रेंट्स के बीच में देखने के लिए मिला, जिससे कि जो पॉवर्टी थी वो एग्जैगरेट हो गई और सोशल इनइक्वालिटीज अर्बन एरियाज में देखने के लिए मिली। इसके बाद में क्या आता है आपका स्ट्रेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो हमने देखा पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रॉपर नहीं, वाटर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे और पेस नहीं रख पाए ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ में। तो डेफिशिएंसीज आपकी बेसिक सर्विसेज में आई, जैसे क्लीन वाटर, सैनिटेशन, रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की तरफ हम बढ़े। यहाँ पर आपको इंक्रीज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट जनरेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब देखने के लिए मिला, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पब्लिक हेल्थ, इकोसिस्टम एंड ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। फिर आते हैं सोशल इश्यूज की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल और कल्चरल चेंज जो है उससे अर्बनाइजेशन में सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे आप देखते हैं क्राइम रेट बहुत हाई होगा, सोशल आइसोलेशन, लोग यहाँ पर सी आई वाज लिविंग इन अ सोसाइटी इन नोएडा, तो वहां पे क्या था, जो मेरे नेबर्स थे वी लिटरली डिड नॉट नो अबाउट देम एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ना जिस फ्लोर पर मैं रहती थी, आई वाज लिविंग इन द 12th फ्लोर, ऑन द 12th फ्लोर, तो यहाँ पर 12th फ्लोर पर जब मैं रहती थी, मैं एटलीस्ट 3 से 4 साल सेम सोसाइटी में रही, और मुझे लिटरली ये नहीं पता था कि मेरे बगल में कौन लोग रहते हैं। बस इतना पता था कि हाँ यहाँ पर 2 बच्चे हैं या फिर एक हस्बैंड वाइफ है, जिनको मैंने मतलब बेसिकली जब हम लिफ्ट में जाते हैं तब देखा था, बट बाकी मुझे जेन्युइनली यहाँ पर ना कुछ नहीं पता था उनके बारे में। एंड सेम गोज फॉर देम एज वेल, किसी को किसी के बारे में कोई खास पता ही नहीं था। तो सोशल आइसोलेशन हो जाती है, एलिनेशन यहाँ पर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन है माइग्रेंट्स की अर्बन लाइफ में, ये भी चैलेंजेस पोज करती है। तो पोटेंशियली यहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में आती है पब्लिक हेल्थ इश्यूज। तो हम क्या देखेंगे, सैनिटेशन और डिसीज स्प्रेड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोलेरा आउटब्रेक्स हो जाता है स्लम्स में, तो ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर, इसकी वजह से इंफेक्शियस डिसीज बढ़ गई अर्बन एरियाज में। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, ठीक है, इसका राइज होता है, एंड एक अनहेल्दी फूड हमें यहाँ पर देखने के लिए, फूड चॉइसेस देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक डिसीजेस जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, ये बढ़ जाती हैं। इसके बाद आती है डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। तो हाई डेंसिटी हमें अनसेफ जोन्स में देखने के लिए मिलती है, जैसे फ्लडिंग आपको चेन्नई में देखने के लिए मिलेगी। तो अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये एग्जैगरेट होते हैं बाय इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं एड्रेसिंग अर्बनाइजेशन चैलेंजेस, की इन चैलेंजेस को हमें कैसे यहाँ पर एड्रेस करना है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज लेकर आएंगे, ताकि हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जो क्रूशियल है। अब यहाँ पर ये फोकस करेंगी पॉलिसीज हमारे कॉम्पैक्ट सिटी प्लानिंग पर, ग्रीन इंफ्रा पर, डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट पर। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पर हम अपग्रेड और एक्सपेंड करेंगे असेंशियल इंफ्रा को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलबींग है अर्बन पॉपुलेशन की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। फिर यहाँ पर स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं। तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर प्रोग्राम्स हमारे स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, और यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे ऑप्शंस, ताकि जो इश्यूज आपके इनफॉर्मल सेटलमेंट से रिलेटेड हैं और जो हमारे पास में यहाँ पर लिविंग कंडीशंस हैं, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली हमारी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज का। फिर जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट करना है, तो स्ट्रेटेजीज लेकर आने की किस तरह से जॉब क्रिएशन को प्रमोट करा जाएगा। स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है अर्बन रेजिडेंट्स को, पर्टिकुलरली जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम एड्रेस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इम्प्लीमेंट करेंगे मेजर्स ताकि रिड्यूस करें पोल्यूशन को, वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर हम प्रमोट करें। सोशल इंक्लूजन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो एनकरेज करेंगे सोशल इंक्लूजन, प्रमोट करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ताकि यहाँ पर सोशल कोहेशन जो है वो हमारा फॉस्टर हो, हमारे जो इश्यूज हैं जैसे क्राइम या सोशल आइसोलेशन इनको हम एड्रेस कर पाए। तो अर्बनाइजेशन जो है वो कुछ चैलेंजेस हमारे लिए लेकर आती है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी देती है इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के। तो अगर हम यहाँ पर इन चैलेंजेस को एक्नॉलेज कर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक लिवेबल, प्रॉस्पेरस एंड रेजिलिएंट सिटी हम बना पाएंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें अर्बन गवर्नेंस की, तो यहाँ पर 74th अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि इन्होंने बोला कि पार्ट 9A जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड हुआ सबसे पहले, तो इसको हमने द म्युनिसिपैलिटीज एक तरीके से टाइटल दिया और इंसर्ट किए प्रोविजंस 243P से 243ZZ तक। तो यहाँ पर 74th एंड 75th अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एक्ट में हमने 12th शेड्यूल जो है हमारा वो भी ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में और 18 फंक्शनल आइटम्स निकाले म्युनिसिपैलिटीज के लिए अंडर आर्टिकल 243W। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी, उसी के अंडर हम यहाँ पर हमारे 74th एंड 75th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे। तो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट रहता है। ओके, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के बारे में। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आपको बता देती हूँ कि हमने जब इनको ऐड किया था तो हमने क्यों ऐड किया था, ताकि डेमोक्रेसी जो है अर्बन लेवल पर उसे हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर पाए। तो यहाँ पर हमारे जो लार्ज अर्बन एरियाज होते हैं उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मॉलर अर्बन एरियाज में हमने नगर पालिका या म्युनिसिपल काउंसिल बनाया और ट्रांजिशन जहाँ पर हो रहा है रूरल से अर्बन का उसके लिए नगर पंचायत बनाए। ओके, चलिए अब आते हैं माइग्रेशन की तरफ। तो माइग्रेशन यहाँ पर क्या है, माइग्रेशन हो गया कि लोग जो है वो मूव कर रहे हैं आपका किसी एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, 12th शेड्यूल में क्या क्या आइटम्स है उनको आपको बता दूं मैं एक बार ही। अच्छा, एक बार याद कर लेना। एक तो है आपका अर्बन प्लानिंग, फिर है आपका लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन, फिर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, रोड एंड ब्रिजेस होते हैं, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड यहाँ पर आपके कमर्शियल पर्पस हो जाते हैं, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस जैसे SC ST, हैंडीकैप्ड, स्लम इंप्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। इसके अलावा यहाँ पर अर्बन एमिनिटीज को भी प्रोविजन रहते हैं जैसे पार्क, गार्डन। फिर यहाँ पर कल्चरल और हमारा एजुकेशनल प्लस एक और एस्पेक्ट था, शायद एस्थेटिक्स एस्पेक्ट था, उसको हमें प्रमोट करना होता है। ब्यूरियल एंड क्रीमेशन ग्राउंड्स बनाने हैं, कैटल पाउंड्स, प्रिवेंशन करना है क्रूएलिटी टू एनिमल्स, वाइटल स्टैट्स हमारे बर्थ, डेथ इन सबसे रिलेटेड प्रोवाइड करने हैं, पब्लिक एमिनिटीज जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग, पार्किंग, बस स्टॉप्स ये सब बनवाने हैं और स्लॉटर हाउसेस एंड टेनरीज जो है इनको रेगुलेट करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं माइग्रेशन पर। तो माइग्रेशन क्या होता है, लोग मूव कर रहे हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में, या तो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, या तो ये टेम्पररी जा रहे हैं या तो परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है अक्रॉस द स्पेस वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर द टाइम, और यहाँ पर आपके बर्थ और डेथ रेट्स भी चेंजेस आते हैं। तो यही हमारे पॉपुलेशन चेंजेस को बताते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे मूवमेंट हो रही है लोगों की एक जगह से दूसरी जगह अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जैसे कि आपका नेशनल या इंटरनेशनल। एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरह से हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे पॉपुलेशन को ओवर टाइम एंड स्पेस। तो जो माइग्रेशन का स्टडी है ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है और वन ऑफ द मेन फैक्टर्स है कि किस तरह से यहाँ पर पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगे। तो अदर फैक्टर्स में आपके पास बर्थ रेट और डेथ रेट रहते हैं। डेमोग्राफिक डिक्शनरी जो है यूएन की, उसके अकॉर्डिंग माइग्रेशन एक इवेंट है जहां पर लोग एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में शिफ्ट करते हैं, और जब लोग यहाँ पर अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस को या तो परमानेंटली छोड़ रहे हैं, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर टेम्पररी छोड़ते हैं, तो इसी को हम यहाँ पर माइग्रेशन बोलते हैं, स्पेशली अगर ये परमानेंट होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमाइग्रेशन एंड एमाइग्रेशन।
तो यहाँ पर ये हमारा कैसे होता है, अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, ठीक है, कि लोग यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर वो अपना मूव करेंगे इनटू वन कंट्री है तो इमाइग्रेशन, और अगर आउट ऑफ वन कंट्री है तो कहलाएगा एमाइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंडिया से लोग यूएस में जा रहे हैं तो क्या है, इमाइग्रेशन। अगर लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं तो इमाइग्रेशन हो गया। ठीक है, फिर आता है आपके पास में रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ कंट्री, जहां पर इंटेंशन है कि यहाँ पर परमानेंटली रहेंगे। पर्सपेक्टिव ऑफ रिसीविंग कंट्रीज, तो यहाँ पर हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी, इमाइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ अ कंट्री, एमाइग्रेशन, जहाँ पर इंटेंशन है कि परमानेंटली जो है वो अब दूसरी कंट्री में यहाँ पर रिसाइड करेंगे। तो पर्सपेक्टिव यहाँ पर लोगों का क्या है कि वो छोड़ रहे हैं इस जगह को। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। फिर आता है इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। अब ये तो इमाइग्रेशन और एमिमाइग्रेशन कहां से जा रहे हैं आपके, आउटसाइड द कंट्री। अगर इनसाइड द कंट्री ही लोग यहाँ पर एक टाउन से दूसरे टाउन या विलेज से विलेज में जा रहे हैं तो हमारे पास होता है इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन क्या होगा कि हम किसी एक एरिया में जा रहे हैं, और आउट माइग्रेशन के हम एक एरिया से बाहर आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरनल माइग्रेशन अगर कंट्री के अंदर हो रही है विद इन अ सिंगल कंट्री, जैसे स्टेट्स के, रीजन्स के, सिटीज के बीच में, तो इसको हम इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन बोलते हैं। फिर आता है ग्रॉस एंड नेट माइग्रेशन। ग्रॉस एंड नेट माइग्रेशन में क्या होगा, ग्रॉस आपका होगा टोटल इनफ्लो प्लस आउटफ्लो, ठीक है, और नेट होता है आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो अब हमारे पास में यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि एंटर कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ पीपल जो छोड़कर जा रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया को, तो ये हमें ग्रॉस माइग्रेशन बताते हैं। नेट माइग्रेशन में क्या होगा कि टोटल यहाँ पर हमारे पास में कितने लोग आए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और कितने लोग छोड़कर उस एरिया को गए हैं। तो नेट इनफ्लो हमारे पास कितना हुआ है या नेट आउटफ्लो हमारे पास कितना हुआ है वो हमें बताता है नेट माइग्रेशन। तो यहाँ पर नेट इनफ्लो या फिर आउटफ्लो किसी भी पॉपुलेशन का हम निकालेंगे। तो अगर 10,000 लोग इमाइग्रेट कर रहे हैं किसी कंट्री में और 5,000 लोग वहां से बाहर जा रहे हैं तो ग्रॉस माइग्रेशन हो गया 15,000 और नेट माइग्रेशन आपका 5,000 हो गया। देन आता है इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनल होता है कि विद इन द कंट्री और एक्सटर्नल होता है बिटवीन कंट्रीज। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द सेम कंट्री, जैसे किसी की शादी हो गई या फिर यहाँ पर जैसे हम देखते हैं ना विमेन जो है वो शादी के बाद में पेट के, अगर सोसाइटी है तो अपने हस्बैंड के घर चली जाते हैं, कुछ हस्बैंड भी होते हैं जो वाइफ के घर रह रहे हैं या फिर दोनों ही मिलकर बाहर कहीं घर ले लेंगे। तो यहाँ पर मूवमेंट जो हो रही है वो बिटवीन स्टेट्स, रीजन, सिटीज हो रही है। एक्सटर्नल में हमारे पास में इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है, तो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर इंटेंशन यूजुअली होती है कि वो लोग उसी कंट्री में परमानेंट रिजाइड करेंगे। फिर होता है फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन क्या है कि लोगों को कंपेल कर दिया गया कि वो यहाँ पर अपना घर छोड़कर बाहर जाएं और यहाँ पर फैक्टर्स उनके कंट्रोल में नहीं है, जैसे वॉर की सिचुएशन में हम देखते हैं, है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, कुछ हार्डशिप्स आ गई। तो रीजंस यहाँ पर आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं फोर्स माइग्रेशन के, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स आ गए, फ्लड्स आ गए, या फिर यहाँ पर ड्रॉट्स आ गए। तो इसकी वजह से लोग अपने घर छोड़कर चले जाते हैं सेफ्टी और बेसिक नेसेसिटीज के लिए। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट अभी हम गाजा का देख रहे हैं, अभी हम सूडान का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोसिक्यूशन लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है और वो फिर रेफ्यूजी की तरह कहीं और रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कश्मीरीज को किस तरीके से बाहर निकाला गया था, स्पेशली जो कश्मीरी पंडित थे। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर लोगों को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या तो उनको देश से ही बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उनको यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकाल देते हैं। फिर आती है इकोनॉमिक हार्डशिप। तो यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई, रिसोर्सेज ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, तो लोगों को बेटर लाइवलीहुड्स के चक्कर में अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो वो सब आ जाता है आपका फोर्स्ड माइग्रेशन में। नेक्स्ट आते हैं सीजनल माइग्रेशन। अब कुछ नॉर्डिक कम्युनिटीज होती हैं जो एक टाइम के लिए छोड़कर चली जाती है एक एरिया को, दूसरे एरिया में रहते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो जॉब के लिए थोड़े टाइम के लिए रहने जाते हैं और फिर जब एक प्रॉपर जॉब उनको मिल जाती है उसके बाद में वो हमें वापस मिलते हैं। तो टेम्पररी मूवमेंट होती है सीजनल वर्क की।
तो यहाँ पर हमारे पास में लोग जो हैं टेम्पररी लोकेशंस के बीच में चेंज हो रहे होते हैं बेस्ड ऑन सीजनल चेंज या जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे इंजीनियर्स होते हैं या फिर यहाँ पर अलग अलग हम लोग जॉब्स करते हैं, तो जॉब्स में अब आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखते हैं ट्रांसफर होते हैं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये साइक्लिक होती है और लोग जो है फिर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर भी आ जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड के बाद में। तो एग्रीकल्चर वर्कर्स आपके अलग अलग रीजन पे चले जाएंगे, जैसे नॉर्डिक कम्युनिटी होती है हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर फिर वापस अपने घर आ जाएंगे जब सीजन एंड होगा। देन आता है रिटर्न माइग्रेशन, कि लोग जो हैं अब वो यहाँ पर घर से बाहर गए थे पढ़ने के लिए या काम करने के लिए और वापस अपने घर आ गए। तो वॉलंटरी रिटर्न हो रहा है माइग्रेंट्स का उनके प्लेस ऑफ होराइजन में आफ्टर स्पेंडिंग टाइम लिविंग एंड वर्किंग एल्सवेयर। तो या तो उनका इनिशियल रीजन जो था माइग्रेशन का वो कंप्लीट हो गया कि एजुकेशन कंप्लीट करनी थी या कोई वर्क असाइनमेंट था, या फिर यहाँ पर वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं, या फिर ओरिजिनल लोकेशन में ही कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ गई। ठीक है, अब आते हैं, अब कोविड-19 में बहुत सारे लोग घर पर वापस आ गए थे, वर्क फ्रॉम होम लिया, फिर वो वर्क फ्रॉम होम ही करने लग गए, उन्हें लगा सिटी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर वो अपने घर से रहकर काम कर रहे हैं। इंटरनल माइग्रेशन, तो माइग्रेंट जो कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर कंट्री आर नोन एज इंटरनल माइग्रेंट्स। तो ये अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसी उसी के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, ठीक है, अर्बन टू रूरल या फिर अर्बन टू अर्बन। तो अब यहाँ पर लोग मूव क्यों कर रहे हैं? रूरल टू अर्बन क्या होगा कि विलेजर्स जो हैं वो आपके अर्बन सिटीज में जा रहे हैं कि भाई कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं। रूरल टू रूरल, आप एक गांव से दूसरे गांव में शादी या एग्रीकल्चर लेबर की वजह से चले गए। फिर अर्बन टू रूरल होता है कि जो प्रोफेशनल्स यहाँ पर काम अपना रिमोट एरियाज में करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि यार सिटी लाइफ तो बहुत हेक्टिक है। या फिर अर्बन टू अर्बन की हमें अलग अलग सिटीज में जाना पड़ रहा है, जैसे बैंगलोर से हमें यहाँ पर दिल्ली आना पड़ गया या दिल्ली से बैंगलोर जाना पड़ गया, तो अपने काम वगैरह के पर्पज से। ठीक है, तो रीजंस क्या है माइग्रेशन के? तो इसमें ना हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं पुश फैक्टर्स, एक होते हैं पुल फैक्टर्स। मैं एक बार आपको अलग से बता देती हूँ, फिर हम थियरी पढ़ लेंगे। पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश क्या होता है? किसी को हमने धक्का दिया है ना, तो हमने दूर की तरफ फेंका, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की वजह से लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, तो लीव कर रहे हैं उस जगह को। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, या फिर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन होने लग गया लोगों का, या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया बहुत ज्यादा, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। फिर आता है पुल फैक्टर की तरफ, जहाँ पर लोग जैसे सिटीज में आते हैं तो बेटर जॉब्स और हायर वेजेस मिल रहे हैं, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाएंगी, सेफ्टी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, फैमिली का रीयूनिफिकेशन हो रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये सब हमारे पुल फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो हमने कोविड-19 में देखा था कि लोग किस तरीके से वापस अर्बन एरियाज में से रूरल एरियाज में आ गए थे, जब कोई काम अर्बन में नहीं बचा तो वो लोग दोबारा से एग्रीकल्चर को यहाँ पर अपनी जॉब की तरह या फिर अपनी यहाँ पर बेसिकली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरह लेने लग गए, राइट। तो अब देख लेते हैं रीजंस क्या क्या है यहाँ पर कि किस तरीके से वो किसी भी जॉब जगह को छोड़कर जा रहे हैं। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की किसी नई डेस्टिनेशन पर वो आएंगे। तो पुश फैक्टर में इकोनॉमिक हार्डशिप में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का लैक होना, यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस होना बेसिक नेसेसिटीज का, तो लोग जो है वो दूसरी जगह जा रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड्स एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में नेचुरल डिजास्टर्स जैसे ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, क्लाइमेट चेंज, ये सब लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं और उनके जो घर हैं उनको अनइनहेबिटेबल या फिर अनसस्टेनेबल बना देते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशन, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, ये सब लोगों को क्या कर रहे हैं, वो अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। सोशल फैक्टर्स जैसे हमने देखा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है टाइम्स, या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। फिर यहाँ पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स जो है वो पर्टिकुलर प्लेसेस को छोड़कर जाते हैं और यहाँ पर एक अलग से मोर एक्सेप्टिंग एंड वेलकमिंग एनवायरनमेंट की तरफ जाना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स में क्या होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो जॉब्स, हायर वेजेस, करियर प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। पावरफुल पुल फैक्टर्स की तरह काम करते हैं जहां पर माइग्रेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो यहाँ पर अपनी जो इकोनॉमिक वेलबींग है उसे इम्प्रूव कर पाते हैं। एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन का, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज का डेवलप करने हैं स्किल्स यहाँ पर, है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट पुल फैक्टर की तरह ये डेस्टिनेशन का काम कर रहे हैं और लोग उस जगह पर
शिफ्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन। फैमिली रीयूनिफिकेशन, तो ज्वाइन करेंगे फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कहीं कहीं माइग्रेट कर लिया है, और इमोशनल सपोर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग की वजह से लोग उनके पास चले गए। हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर फैक्टर्स जैसे बेटर हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेफर एनवायरनमेंट, ये सब भी माइग्रेंट्स को एक यहाँ पर बेटर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे माइग्रेशन डेटा के ऊपर, जो कि हमारा 2011 के सेंसस के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो पैटर्न समझेंगे इंटरनल माइग्रेशन के। तो अगर हम देखें 2001 का जो सेंसस था, इसमें इन्होंने बोला कि जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स थे वो 314 मिलियन लोग थे, जो कि ऑन द प्लेस ऑफ बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस थे। अब ये 30% टोटल पॉपुलेशन दिखा रहे थे। 2011 में ये 314 मिलियन नंबर जो था वो 453.6 मिलियन पर पहुंच गया। ठीक है, तो 37% जो पॉपुलेशन है वो आपकी माइग्रेट कर गई। डिकेडल ग्रोथ की अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो वो 35.5% यहाँ पर बढ़ी ड्यूरिंग 1991 से 2001 टू 44.2% 2001 से 2011 के बीच में। अब मेजर रीजन जो है माइग्रेशन का वो शादी रहता है, स्पेशली फॉर वीमेन। तो यहाँ पर यूपी और बिहार में बिगेस्ट सोर्स स्टेट्स बने जहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं। और अभी जो इलेक्शन प्रोपोगेंडास यहाँ पर चल रहे हैं, तो जितने भी मैनिफेस्टोस बना रहे हैं या जो लोगों का मेन कंसर्न है वो माइग्रेशन ही है। अगर आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो दे आर सेइंग कि हम पलायन क्या यहाँ पर कम करना चाहते हैं। तो व्हाट इज पलायन? पलायन इज योर माइग्रेशन ओनली। ओके, तो स्टेट्स यहाँ पर आपके बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और फॉलोड क्लोजली बाय मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल। तो ये वो सब स्टेट्स हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं छोड़कर, और कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और केरला। ये कौन सी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया अच्छा है या फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, राइट? तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके माइग्रेशन से रिलेटेड क्या क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर माइग्रेशन स्ट्रीम। माइग्रेशन स्ट्रीम का क्या मतलब है कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक रीजन से दूसरे की तरफ या फिर एक कंट्री से दूसरे की तरफ, ताकि यहाँ पर वो एक टाइम पीरियड के लिए रह पाए। तो ये हो गया माइग्रेशन स्ट्रीम, जिसमें की मूवमेंट हो रही है लोगों की किसी भी एक कॉमन एरिया ऑफ होराइजन से किसी एक कॉमन एरिया ऑफ डेस्टिनेशन में। जैसे माइग्रेशन इंडियंस का अमेरिका में टाइम इंटरवल में देखा जाता है। माइग्रेशन इंटरवल क्या होता है कि कितने टाइम के लिए माइग्रेशन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो डेटा यहाँ पर हम इंटरवल्स लेकर चलेंगे 1 से 5 साल का या ज्यादा साल का। तो यहाँ पर डिवीजन जो है वो पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड रहती है। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं माइग्रेशन के वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो माइग्रेशन है इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो सेंडिंग एरियाज है वो भी अफेक्ट होते हैं, और जो रिसीविंग एरियाज हैं वो भी आपके अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे इकोनॉमिक इफेक्ट्स हो गए, इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, राइट? तो सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स में। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट, रेमिटेंसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले जब एक किसी एरिया से लोग जा रहे हैं, इंडिया से लोग अमेरिका जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ज्यादातर यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो लोग होते हैं जो बहुत ही हाईली स्किल्ड होते हैं। तो यहाँ पर स्किल्ड इंडिविजुअल्स जब जाएंगे तो स्टैंडिंग एरिया में ह्यूमन कैपिटल डिप्राइव हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनकी हिंडर होती है। रेमिटेंसेस यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। तो जो इनफ्लो था, जब माइग्रेंट्स यहाँ पर पैसा जो वापस भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज को, तो फ्लो ऑफ रेमिटेंस इनिशियली यहाँ पर डिक्लाइन करता है अगर बहुत ज्यादा लोग छोड़कर जाएंगे, और लॉन्ग रन में रेमिटेंसेस आपके बढ़ जाते हैं जब लोग यहाँ पर खुद को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, आप कहीं पर जाओगे, अगर नया एरिया में जाओगे तो यहाँ पर रेंट पर घर लोगे, सामान लोगे, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब स्टैब्लिश हो जाते हो तो खर्चे कम हो जाएंगे। फिर आती है लेबर शॉर्टेज। तो लेबर शॉर्टेज में हम देखेंगे जो आउट माइग्रेशन है वर्कर्स का, उसकी वजह से लेबर शॉर्टेज आपके स्पेसिफिक सेक्टर्स में आती है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस इंपैक्ट होते हैं। देन आते हैं रिसीविंग एरियाज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अब यहाँ पर स्किल्ड लेबर यहाँ पर पहुंच गई तो वर्कफोर्स इनकी बढ़ गई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन आएगी। जैसे अभी हमने मेटा का सबसे बड़ा एग्जांपल देखा है, हमने देखा है कितना यहाँ पर मेजरली जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो हायर पोस्ट पर आपको अमेरिकन इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिलते हैं, अमेरिकन कंपनीज में देखने के लिए मिलते हैं। लेबर मार्केट इम्पैक्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लेबर शॉर्टेज हो गई है एग्रीकल्चर और लोकल इंडस्ट्रीज में, सेंडिंग एरियाज में, वही लेबर अब यहाँ पर
लेबर शॉर्टेज फिल कर रही है रिसीविंग एरियाज में और कंपटीशन भी बढ़ा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेजेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज इंपैक्ट होते हैं रिसीविंग एरिया में। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर लोकल रेवेन्यू लिमिट हो गया, कम लोग रहते हैं सेंडिंग एरिया में। रिसीविंग एरिया में क्या होगा, माइग्रेंट्स जो हैं वो पब्लिक रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पुश मिलेगा। देन आते हैं सोशल इफेक्ट में। अब सोशल इफेक्ट में भी फैमिली स्ट्रक्चर, कल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारे आपके फैक्टर्स रहते हैं। तो अगर फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो फैमिली से लोग सेपरेट हो गए सेंडिंग एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट्स जो है वो पीछे छूट गए, तो सोशल रिलेशनशिप, वेलबींग यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन रिसीविंग एरिया में क्या हो रहा है, फैमिली रीयूनिफिकेशन एक चैलेंज बन गया और सोशल सपोर्ट की लोगों को जरूरत पड़ती है। कल्चरल चेंज में सेंडिंग एरिया में माइग्रेंट्स जब छोड़ते हैं तो यहाँ पर एरिया का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो भी माइट भी यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है। उसमें भी आप देखेंगे कि लोकल ट्रेडिशंस और डेमोग्राफिक कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं। रिसीविंग एरिया में कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी और सोशल इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो जो जैसे हमने देखा इंडियंस जो हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके जब जाते हैं तो वहां पर अपनी खुद की कम्युनिटीज बना लेते हैं। इवन बहुत जगह हमने ये भी देखा है, कुछ लोग डिफेंड मत ऑफेंड मत हो जाना, इंडियंस जो होते हैं और जो पाकिस्तानी होते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन द सिमिलर एरियाज और द सेम एरियाज, तो यहाँ पर वो लोग भी दोस्त बन जाते हैं। तो सोशल इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। देन आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे, तो आपके सेंडिंग एरियाज हैं, रेमिटेंसेस एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना। एंड यहाँ पर रिसीविंग एरियाज में क्या होगा, जो आपके पास में सोशल टेंशंस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से वो बढ़ जाती हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, अभी जब दिवाली आई थी तो किसी तो इंडियन ने यहाँ पर एक वीडियो डाला था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जितने भी घर थे एक पर्टिकुलर सिटी या एक पर्टिकुलर एरिया में, उसमें वहां पर दिवाली की वजह से डेकोरेशन हो रखी थी एंड पता चल रहा था कि सभी यहाँ पर हिंदू घर होते हैं, ठीक है। और उनका बोलना था कि यहाँ पर मेजोरिटी लोग जो है वो इंडियंस है इस पर्टिकुलर एरिया में। फिर एक ऑस्ट्रेलियन ने वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बोला कि अगर इनका कल्चर इतना ज्यादा प्रमोट होगा तो हमारा हो सकता है कल्चर यहाँ पर लैक कर जाए और हम पीछे छूट जाए और हमारा कल्चर जो है वो बिहाइंड रह जाए। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, आपस में ना कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो बढ़ गए, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स या टेंशंस बढ़ गई। तो कल्चरल डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलेगी रिसीविंग एरियाज में। तो इमाइग्रेशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कल्चरल डाइवर्सिटी की तरफ और सोसाइटी जो है वहां पर हमारे पास न्यू आइडियाज, ट्रेडिशंस एंड पर्सपेक्टिव्स आएंगे। सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमने देखा इंटीग्रेट करना माइग्रेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो जाता है सोशल कोहेशन और अंडरस्टैंडिंग की वजह से। सोशल टेंशन आपको कल्चरल डिफरेंस, कंपटीशन यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिससे सोशल टेंशंस आपकी बढ़ जाती हैं और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल इफेक्ट। तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक ओपिनियन। अब आप देखेंगे अगर तो जितने भी अमेरिका में, यूके में या फिर बाकी कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा काफी बड़ा नंबर में है, तो उनके यहाँ पर जो पोस्ट में सिलेक्शन हो रहे हैं वो भी इंडियंस के बहुत ज्यादा हो रहे हैं या फिर एशियंस के ज्यादा हो रहे हैं। तो सेंडिंग एरिया में क्या हुआ, इमाइग्रेशन हो गया, लोग छोड़कर चले गए देश। तो एजुकेटेड और पॉलिटिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स जब चले गए तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस हुआ है। डायस्पोरा क्या है, अगर इंडियंस अमेरिका में चले जाते हैं रहने के लिए और यहाँ पर उनको हम इंडियन डायस्पोरा बोल देंगे, तो माइग्रेंट जो है वो अपनी डायस्पोरा कम्युनिटीज बनाते हैं एंड ये सच में बनती है। लाइक आई हैव फ्यू अंकल्स एंड आंट्स जो लोग बताते हैं कि मतलब दे हैव अ टेम्पल और वो लोग वहां पर मीटिंग वगैरह होती है एंड प्रॉपर वहां पर लोग अच्छे से साथ में रह रहे होते हैं। तो इंडिया में तो लोग क्या करेंगे ना, एक दूसरे की क्लासेस, कास्ट, ये सब चीजों पर डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अमेरिका गए तो वहां पर क्योंकि सब लोग अब इंडियंस पहले हैं और बाकी सब चीजें बाद में आती हैं, तो वहां पर बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस हो रही है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उनके होम कंट्रीज में। रिसीविंग एरियाज की बात करें तो रिसीविंग एरियाज में हमारे पास में क्या देखने के लिए मिलता है, पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब माइग्रेशन जो है उनके पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करेगा। तो पॉलिसीज, डिबेट्स, नेशनल आइडेंटिटी, सिटीजनशिप पर आएंगी। जैसे इंडिया में बांग्लादेश की लोगों की, म्यांमार से जब लोग आए थे, रोहिंग्या, रिफ्यूजीज, इन सब के बारे में बात होने लग गई थी। पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर इमाइग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा चेंज डिफरेंट होगा। तो कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे और कुछ लोग कंसर्न्स भी दिखाएंगे, ठीक है। फिर आता है एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो सेंडिंग एरियाज में क्या हो रहा है, अब रिसोर्सेज जो हैं
ठीक है। ओवर पॉपुलेशन सैंडिंग एरियाज में जो थी वो नेचुरल रिसोर्सेज को स्ट्रेन कर रही थी, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था और लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। रिसीविंग एरिया में अब डिमांड लैंड, वाटर, हाउसिंग के लिए बढ़ जाएगी। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो सैंडिंग एरियाज में ड्रॉट, फ्लड्स ये सब पुश फैक्टर की तरह काम कर रहे थे और एडिशनल प्रेशर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल देंगे अब ये रिसीविंग एरियाज में। तो माइग्रेशन यहाँ पर प्रेशर डालेगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिसीविंग एरियाज के, राइट। तो यहाँ पर इंक्रीज रिसोर्स कंजम्पशन हो जाएगा, लोग यहाँ पर ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड होगी, रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ेगा और प्रेशर आएगा एनवायरमेंट पर। अवेयरनेस यहाँ पर जो है और डिमांड स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल पॉलिसी की रिसीविंग एरिया में बढ़ जाएगी। इसी के साथ में अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन वाला जो चैप्टर है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप कमेंट कर भी बता सकते हैं एंड एटलीस्ट वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, ठीक है। इसके अलावा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ में टेलीग्राम पर एवरी डे आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमारी तरफ से डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, जिनको आप डेफिनेटली लगाना और यहाँ पर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी तरफ से आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर पूछ लेना। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।